है। अब आगे हम एक एक की हम डिटेल से बातें करते हैं कि वह संगठन में वह कौन कौन सी गैसें हैं जिनका योगदान मुख्य रूप से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में है। इस एटमॉस्फेयर के यानी संगठन में है कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनका योगदान इसके संगठन में शामिल है। हम उन्हीं गैसों की आपसे एक एक गैस की, इसी के साथ साथ गैसों के अलावा हम बात करेंगे किसकी, जलवाष्प की। जलवाष्प के अलावा हम आपसे बात करेंगे किसकी, धूल के कणों की और आपके ओजोन गैस की। इन सभी के बारे में हम आपसे बातें करेंगे, यानी उनकी प्रत्येक जो कंपोनेंट्स है, प्रत्येक जो घटक है, उस घटक का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे आपसे। यानी एक एक की हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए, आप आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। देखिए आप, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। Composition of the atmosphere। चलो देखिए आप, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो हम गैसेज की बातें करते हैं, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं गैसेज की। यानी इसके संगठन में जो हमने बेसिक तैयार किया था, इस बेसिक में हम जो बात कर रहे हैं वह बात करते हैं किसकी, गैसों की। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं गैसों की। यानी गैसें, हम बात कर रहे हैं आपसे गैसों की कि वह कौन कौन सी गैसें हैं उन गैसेज की हम आपसे बात कर रहे हैं कि उन गैसों के योगदान से हमारे वायुमंडल का क्या हुआ है, हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। उन गैसों की हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास में जो गैस आ रही है जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और हम जिसको प्राणवायु के रूप में भी जानते हैं, वह है हमारे पास में गैस है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन नंबर एक पर जो गैस आ रही है वह है ऑक्सीजन। अर्थात इसी गैस को मैं सिंबल के तौर पर जानना चाहूँ तो यह है गैस है मेरे पास में कौन सी, O2 गैस है। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं कौन सी गैस की, हम आपसे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। यदि हम इसका एग्जैक्ट डाटा की आपसे बात करें, जो हमारे पास में इसका एग्जैक्ट डाटा आ रहा है कि यह पृथ्वी के इस वातावरण में यह किस रूप में कितने पाई जाती है, यानी उसकी बात करें तो ये पाई जाती है, अपने पास में इसका योगदान है 0.0
इसका इतने प्रतिशत का योगदान है। कितने प्रतिशत का योगदान है? 20.946% का इसका योगदान है। वैसे हम इस पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक ही हम डाटाओं का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने जो डाला है आप ये देखिए, ये मैंने आपके सामने 3 संख्याओं तक का यहाँ पर यानी डाल दिया है विस्तार कि 20.946% का योगदान है इस वायुमंडल में कौन सी गैस का? ऑक्सीजन गैस का जो हमारे पास में योगदान। इसका सिंबल हमारे पास में O2 है। यानी इसके फैक्ट की बात करते हैं, इसके फैक्ट के वायुमंडल में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वायुमंडल की, कि वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की, ऐसा लिख लो आप, वायुमंडल की सभी गैसों में, यानी वायुमंडल की जितने भी सारी गैसें पाई जाती हैं, यानी मैं उन सभी गैसों की आपसे बात कर रहा हूं, वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा समस्त जीवधारियों के लिए सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सभी जीवधारियों के लिए, यानी वायुमंडल की सभी गैसों में, यानी वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस, तथा सभी जीवधारियों के लिए तथा सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस ऑक्सीजन है। यानी हम बात करें कि वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस, कंपल्सरी, उसके बिना हम ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी श्वसन क्रिया नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमारे लिए कौन सी गैस साबित हो रही है? कंपल्सरी, अनिवार्य गैस, यानी इसके बिना किसी प्रकार के हमारे कार्य नहीं हो सकते हैं। ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर कौन सी गैस? ऑक्सीजन, अगला फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर, ऑक्सीजन अन्य जो रासायनिक तत्व हैं उन सभी अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। यानी ऑक्सीजन, मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर, यानी ऑक्सीजन अन्य रासायनिक जो तत्व हैं, यानी ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स, मिलकर अनेक प्रकार के
यानी रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के यानी अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के यौगों के यानी अन्य प्रकार के यौगों के साथ मिलकर यानी अन्य कंपोनेंट्स यानी अन्य कंपोनेंट्स क्या करती है, अन्य कंपोनेंट्स का निर्माण करती है, का यौगिकों का निर्माण करती है। कौन सी गैस करती है? यह अपने पास में जो आया, यह अपने पास में कौन सी गैस कर रही है? यह ऑक्सीजन गैस कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? अन्य जो कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण करने का कार्य है। यानी ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलेगी, अनेक प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उनके साथ मिलेगी और मिलकर के किसका निर्माण करेगी? कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी, यानी यौगिकों का निर्माण करेगी। यानी जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का निर्माण जो किया जाता है वो ऑक्सीजन के द्वारा अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर के उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाता है। अगला जो इसके लिए अपन फैक्ट लिखते हैं, ऑक्सीजन, अगला फैक्ट आता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी प्रज्वलन के लिए, क्या है? आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? जलाने के लिए, प्रज्वलन के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी आवश्यक है, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख क्या है? अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में आवश्यक है? प्रज्वलन में, जलाने में। अतः ये ऊर्जा का, पावर का मेन सोर्स है, मेन यानी मुख्य स्रोत है। इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तथा देखिए ऑक्सीजन औद्योगिक सभ्यता तथा ऑक्सीजन औद्योगिक सभ्यता का क्या है? आधार है। ठीक है जी। हम मुख्य रूप से बात करें कि ऑक्सीजन प्रज्वलन के लिए आवश्यक है, अतः ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यानी किसी चीज का दहन ही नहीं होगा तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? जब एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी, ऊर्जा जनरेट ही नहीं होगी, तो उन औद्योगिक यूनिट्स में जो विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं
उनको गति कैसे मिलेगी, वो कैसे चलेंगी, क्योंकि उनके पास में पावर ही नहीं पूछेगा, ऊर्जा ही नहीं पूछेगी, तो उनका संचालन कैसे होगा। इसी कारण से हमने क्या कहा, ऑक्सीजन औद्योगिक सभ्यता का क्या है, ऑक्सीजन औद्योगिक सभ्यता का आधार कहलाती है। तो हम बात करें, ऑक्सीजन प्रज्वलन के लिए आवश्यक है, अतः ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, अतः हम इसको क्या कहते हैं, ये औद्योगिक सभ्यता का प्रमुख क्या है, आधार। अगला फैक्टर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की सघनता। ऑक्सीजन की सघनता यानी मोटी परत, भारी मात्रा में। ऑक्सीजन की जो सघनता है, उस हम सघनता की आपसे बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सघनता 16 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, ऑक्सीजन की सघनता 16 किलोमीटर तक, तथा ऑक्सीजन का विस्तार, तथा ऑक्सीजन का विस्तार 64 किलोमीटर तक, पाया जाता है। देखिए आप, यानी इसकी सघनता, सघन रूप से भारी मात्रा में इसकी मोटी राशि कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसकी जो रेंज है, यानी वो कहाँ तक है, वह 64 किलोमीटर तक, यानी हाइट तक पाई जाती है। मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। 64 किलोमीटर तक तो ये अल्प मात्रा में भी इसकी रेंज पाई जाती है, लेकिन सघन मात्रा में ये जो पाई जाती है, कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, अर्थात 64 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाई जाती है, और 16 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये सघन। एक बार मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके देख लो। देखिए आप, 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इस गैस की सघनता कहां तक पाई जाती है, इस गैस की सघनता 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात अगला फैक्ट है शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वायुमंडल में, शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वायुमंडल में जीवधारियों का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वायुमंडल में जीवधारियों का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन के साथ अतः यह आवश्यक है
कि ऑक्सीजन के साथ, अतः यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिला होना चाहिए, के साथ नाइट्रोजन भी मिला होना चाहिए। देखिए आप, जो शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वायुमंडल में जीवधारियों का अस्तित्व क्या नहीं है, संभव नहीं है। यानी मात्र इस वायुमंडल में क्या पाई जाती है, मात्र इस वायुमंडल में ऑक्सीजन ही पाई जाती है और दूसरी गैस नहीं पाई जाती है। तो क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है कि उन जीवधारियों का अस्तित्व यहां पर संभव नहीं है, उन जीवधारियों का यहां अस्तित्व संभव नहीं है। तो उनका अस्तित्व संभव नहीं है तो फिर कैसे हो उनका अस्तित्व संभव, यानी उसी ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भी मिली हुई होनी चाहिए, उसी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिली होनी चाहिए। यदि दोनों का कॉम्पोजिशन होगा तो ही जीवधारियों के लिए वह गैस क्या है, जीवधारियों के लिए वह गैस उपयोगी साबित होगी, वरना वह उपयोगी साबित नहीं होगी। इस कारण से अकेले ऑक्सीजन का योगदान भी हम मुख्य रूप से बात करें कि जीवधारियों के लिए, इन प्राणियों के लिए यानी अस्तित्व में लाने का योगदान नहीं देती है। उन्हीं के साथ साथ, उसी के साथ साथ उसमें क्या, उसमें नाइट्रोजन गैस भी मिली हुई होनी चाहिए, उसमें N2 की मात्रा भी होनी चाहिए। तो हम मुख्य रूप से आपसे बात कर रहे थे कौन सी गैस की, हम मुख्य रूप से आपसे बात कर रहे थे ऑक्सीजन गैस की, जिसको हमने सिंबल क्या दिया, O2 दिया। गैसेज में हम इनको शामिल कर रहे हैं। इसका हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में इसका कितना आयतन का योगदान है, इसका योगदान है 20.946% का योगदान है। 20.946% का जो योगदान है वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस के रूप में कौन सी गैस शामिल है, ऑक्सीजन गैस शामिल है। ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के यौगिक यानी कंपोनेंट्स का निर्माण करती है। ऑक्सीजन प्रज्वलन के लिए अति आवश्यक है, जलाने के लिए अति आवश्यक है। जब तक कोई वस्तु नहीं जलेगी तो उसे एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी। एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, औद्योगिक सभ्यता का आधार के नाम से भी हम जानते हैं। ऑक्सीजन की सघनता 16 किलोमीटर तक, यानी इसकी सघन जो राशि पाई जाती है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इसकी रेंज जो पाई जाती है, इसकी जो रेंज पाई जाती है वो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी रेंज पाई जाती है, वहाँ तक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन से निर्मित वातावरण भी इन्हीं प्राणियों के लिए अति आवश्यक नहीं है। उसी वातावरण में कौन सी गैस मिली हुई होनी चाहिए, उसी वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी मिली हुई होनी चाहिए। हम अगली जो गैस की बात कर रहे हैं वह हमारे पास में अगले क्रम के रूप में कौन सी गैस आ रही है, हम सेकंड क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वायुमंडल के संगठन का जो हमारे पास में जो दूसरा क्रम है, इस सेकंड क्रम को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगली जो गैस के रूप में जिस गैस का हमारे इस वायुमंडल के संगठन में योगदान है, वह गैस हमारे पास में कौन सी गैस है, वह गैस है कौन सी गैस, नाइट्रोजन। इसी में नाइट्रोजन गैस की आपसे बात करूं तो इसी नाइट्रोजन गैस को हम किस सिंबल के नाम से जानते हैं, N2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, N2 के नाम से हम इस गैस को जानते हैं। और ये 78.084 यानी 78.084% कितनी पाई जाती है ये, यानी 78.084%
इसका इस वायुमंडल के जो गैसेज हैं उन गैसों में किसका, नाइट्रोजन का प्रमुख रूप से योगदान। देखिए अगला इसका अपन फैक्ट, नाइट्रोजन का हम वायुमंडल के संगठन में हम मुख्य रूप से फैक्टों की बात करते हैं, फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं। यानी नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल के किसके, जो वायुमंडल का किसका, जो वायुमंडल के 78% भाग का निर्माण करती है, जो वायुमंडल के 78, मैं डाटा को अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे कि आपको वॉच करने में भी सुविधा रहे। देखिए आप, देखिए आप, नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल के 78% भाग का %78 भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है? यानी 78% भाग का। ये मैंने जो डाटा लिखा है ये मैंने आयतन की दृष्टि से लिखा है भाई, ये मैंने किस दृष्टि से लिखा है? आयतन की दृष्टि से। ये मैंने डाटा कौन सी दृष्टि से लिखा है? आयतन की दृष्टि से मैंने आपके सामने ये डाटा पेश किया है। अगला फैक्ट है, नाइट्रोजन गैस भारी होने के कारण, नाइट्रोजन गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचले स्तर में ही मिलती है। कौन से स्तर में मिलती है? निचले स्तर में। यानी इसकी प्रकृति कैसी है? यह भारी गैस है। वायुमंडल कौन सी गैस है? सॉरी, नाइट्रोजन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन भारी गैस है। तो भारी गैस होने के कारण से वायुमंडल के कौन से स्तर में मिलती है? यह वायुमंडल के कौन से स्तर में पाई जाती है? यह वायुमंडल के निचले स्तर में ही पाई जाती है। यह वायुमंडल का जो निचला स्तर है इस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है? निचले भाग में ही पाई जाती है। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल के 78%, 78%, देखिए डाटा हमने लिखा है ना, 78.084% की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो यह है जो वायुमंडल के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है? नाइट्रोजन यानी 78% भाग का आयतन की दृष्टि से निर्माण करती है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है। अगला फैक्ट है, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है, वायुमंडल में
वायुमंडल में किसका